टू माय यूट्यूब चैनल मैथ डिस्कशन। जैसे दोस्तों आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कर रहे थे। मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में सीक्वेंस क्या होता है, उसके नोटेशंस क्या होते हैं, इन सब और कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था दोस्तों। अब मैं इस पार्ट में अब हम दोस्तों रेंज ऑफ द सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ द सीक्वेंस। तो दोस्तों देखो, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, इसको समझने से पहले दोस्तों हम एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा कि मान लेता क्या होता है कि रेंज क्या होती है कि मान लिया जैसे क्या है ना कि होता क्या है कि जैसे हम कोई भी मान लिया बंदूक लाते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि वो यहाँ तक जा सकती है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक फिक्स ही रेंज होगी। हो सकता है कि उसकी मान लिया 25 मीटर की रेंज हो तो कभी 25 मीटर भी जाए, कभी 24 भी जाए, कभी 23 भी जाए। तो इस तरह से डिफरेंट उसकी मान लिया रेंज मान लिया हो सकती है। तो उसी प्रकार हम सीक्वेंस की रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि सीक्वेंस में क्या करते हैं, उसमें जो डिस्टेंस टर्म होते हैं ना, उनको मान लिया कलेक्ट कर लेते हैं। वो जो टर्म आते हैं उसे ही उनका अगर हम कलेक्शन कर लें तो जो मान लिया वैल्यूज़ आती हैं उसे हम सीक्वेंस की रेंज कहते हैं। तो वैसे भी और देखो दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि जो आपका रेंज होती है, सीक्वेंस की जो रेंज होती है वो एक सेट होती है। क्योंकि दोस्तों जैसे हमको पता है कि जो सेट होते हैं ना, सेट में कोई भी एलिमेंट्स आपके रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मान लिया डिफाइन करते हैं रेंज ऑफ द सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, देखो द सेट ऑफ ऑल डिस्टेंस term of a sequence is called its range। ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ से अब दिख रहा है कि मान लिया रेंज क्या होती है, एक सेट होती है जिसमें क्या होते हैं, जो सीक्वेंस के जो डिस्टिंक्ट टर्म होते हैं वो होते हैं। जैसे मान लिया दोस्तों, मैं एक पहला आपका अपना एग्जांपल लेना हो। जैसे मान लिया हमारे पास एक कोई सीक्वेंस है, fn इज इक्वल टू दिस इज द -1 की पावर n। ठीक है, ये इस टाइप से आपका एक कोई सीक्वेंस है। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलता है, दिस इज द -1 1 -1 1 -1। इस टाइप से आपको मान लिया इसके एलिमेंट्स आपको ऑब्टेन हो जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें आपके पास केवल दो ही ऐसे मान लिया नंबर्स हैं, -1 और 1, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं कि जब n इज इक्वल टू 1 है तो आपका मान लिया -1 है, जब n इज इक्वल टू 2 है तो 1 आ जा रहा है, +1 आ जा रहा है, और जब n इज इक्वल टू 3 है तो आपके पास -1 आ जा रहा है। इसका मतलब जब आपके पास n की वैल्यू, जो आपके पास जब n आपका क्या है, जब n आपका ऑड है तो आपके पास -1 ऑब्टेन हो रहा है। जब n इज आपका क्या है, इवन है, तो आपके पास +1 आ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो सीक्वेंस है इसमें आपको केवल दो ही डिस्टेंस टर्म ऑब्टेन हो रहे हैं। तो अगर अब मैं बोलूँ कि ये जो सीक्वेंस है इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज ऑफ द सीक्वेंस मान लेते हैं, जो सीक्वेंस fn इज इक्वल टू, ये क्या है, एक सेट ऑब्टेन होगा, सेट दिस इज द, जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे 1 एंड -1। दैट मीन्स द रेंज ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू -1 एंड 1। ठीक है। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लिया सेकेंड एग्जाम्पल fn, ठीक है, fn इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल मैं इस टाइप से ले रहा हूँ, दिस इज द 1 2 3 4। इस टाइप से मेरा एक मान लिया, ये हम जैसे देख रहे हैं कि ये सेट, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, इस टाइप का सीक्वेंस है। अब देखो, अगर दोस्तों अगर इसमें मैं डिस्टिंक्ट टर्म फाइंड करूं
तो एक तो 1 डिस्टिंक्ट टर्म है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके आगे 5 आएगा, 6 आएगा। तो इसमें जो आपके पास जो है डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं वो दोस्तों बहुत से डिस्टिंक्ट टर्म हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म हैं। तो अगर अब इस सीक्वेंस की अगर इस सीक्वेंस का अगर इसकी रेंज फाइंड करूं तो रेंज ऑफ एफ एन क्या हो जाएगी आपके पास, दिस इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरह से आपको एक सेट मिल जाएगा। और ये सेट हम क्या है, ये सेट आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है दोस्तों, आपका इनफाइनाइट सेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये मान लिया फंक्शन है एफ एन, इसकी आपकी रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी रेंज हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, एक दोस्तों एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लिया ये मेरा एग्जांपल है, इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लिया एफ एन इज इक्वल टू कुछ इस टाइप्स का फंक्शन है 1 + -1 की पावर n। ठीक है, अब अगर इसके एलिमेंट्स में फाइंड करता हूँ दोस्तों तो कुछ इस तरह से आते हैं। जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये आ जाएगा आपका 1 - 1, जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो ये आ जाएगा 1 + 1, और ये 1 - 1, और ये 1 + 2। इस टाइप से आपको एक मान लीजिए सीक्वेंस ऑब्टेन हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया 0 2 0 2, इस टाइप से आपको मिल रहा है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि आपको इसमें भी दो नंबर्स मिल रहे हैं, 0 और 2, 0 और 2, 0 और 2, 0 और 2 2 आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें जो है आपके डिस्टेंस टर्म कितने हैं, ओनली 2 डिस्टेंस टर्म्स हैं, 0 और 2। तो अगर इस फंक्शन की मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक सेट आएगा, सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये आपकी ये जो फंक्शन है उसकी रेंज हो गई। ठीक है ना दोस्तों। एक मान लिया नेक्स्ट फंक्शन में एक और चूज़ कर लेता हूँ। मान लिया एक फंक्शन मैंने इस टाइप से चूज़ किया दोस्तों कि आपका मान लिया एफ एन इज इक्वल टू दिस इज द 1/n। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस टाइप के इसको मान लिया एक्सपेंड करूँ तो क्या मिलेगा, 1 1/2 1/3 और डॉट डॉट, इस टाइप से आपको मिलेगा। अब अगर इसमें मैं दोस्तों फिर से अगर इसके डिस्टेंस टर्म फाइंड करूं तो ये 1 है, 1/2 1/3 1/4, इस टाइप से आपको बहुत से डिस्टेंस टर्म मिल जाएंगे। तो अगर ये जो फंक्शन है इसकी रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ एफ एन, तो इसमें क्या एक सेट मिल जाएगा 1 1/2 1/3 डॉट डॉट, इस टाइप से आपको एक सेट मिल जाएगा। अब इसमें भी दोस्तों कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी रेंज ऑफ आपकी एफ एन क्या हो जाएगी दोस्तों, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल से दोस्तों हमें एक कंक्लूजन क्या मिला, हमें एक कंक्लूजन दोस्तों ये मिला कि ये जो रेंज है आपकी, जो सीक्वेंस की रेंज होती है वो आपकी फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उससे देखो दोस्तों सीक्वेंस तो आपका ऑलवेज, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता है वो तो ऑलवेज इनफाइनाइट होता है, पर जो आपकी रेंज होती है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। तो इसमें दोस्तों इसके लिए हम एक नोट लगा लेते हैं। नोट में लिख सकते हैं दोस्तों कि द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, the range of sequence may be a finite the range of sequence may be finite or may not be फाइनाइट। ठीक है, ऐसा क्योंकि दोस्तों ये सेट है, तो सेट में हम जानते हैं कि दोस्तों सेट क्या है, सेट आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, मैंने दोस्तों जैसे एग्जांपल, जैसे हमारा ये जो दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था एफ एन इज इक्वल टू -1 की पावर n -1, इसमें इसकी जो रेंज क्या आ रही थी, ओनली 2 रेंज आ रही थी -1 and 2, और इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। तो दैट मीन्स ये जो आपका एग्जांपल था ये फाइनाइट
रेंज का एग्जांपल था, ठीक है। और ये हमने हैं तो आपका ये फर्स्ट और जो मैंने ये थर्ड आपका जो एग्जांपल लिया था 1 + -1 की पावर है, ये भी फाइनाइट है। तो इनकी रेंज क्या है, इनकी रेंज है दोस्तों, इसकी भी फाइनाइट है और इसकी यहाँ पर भी ये फाइनाइट है। पर जो मैंने दोस्तों अपना ये मान लिया सेकेंड, ये जो सेकेंड एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 वाला, इसकी मान लिया रेंज क्या आ रही थी दोस्तों, इसकी रेंज आ रही थी इनफाइनाइट। और इसी प्रकार जो मैंने अपना ये मान लिया फोर्थ एग्जांपल लिया था fn = 1/n है, इसकी भी रेंज क्या आ रही थी, इनफाइनाइट आ रही थी। तो इसीलिए दोस्तों जो आपका सीक्वेंस की जो रेंज होती है ये आपकी फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। दोस्तों अब रेंज ऑफ सीक्वेंस के बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक कांस्टेंट सीक्वेंस के बारे में। कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है दोस्तों। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, जैसे हम दोस्तों फंक्शन में होता है ना कि आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, उस जैसे मान लो कोई मेरा फंक्शन है y = fx, ठीक है, वहाँ पर y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो कोई इस टाइप्स का फंक्शन हो कि x की हम कुछ भी वैल्यू दें, ठीक है, x की हम कुछ भी वैल्यू दें, एक फिक्स्ड ही वैल्यू हमें मिले, ठीक है। तो इस टाइप्स का जो आपका मान लिया फंक्शन होता है, जैसे मान लिया fx = हम मान लेते हैं कोई k है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम x की कुछ भी वैल्यू दें, f(1) करें तो भी k आएगा, f(2) करें तो भी k आएगा, f(3) करें तो भी k आएगा। दैट मीन्स x की हम कोई भी वैल्यू देते चले जाएं, आपका जो फंक्शन है, फंक्शंस की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, k की आएगी। दैट मीन्स एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप मान लिया जो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको चेंज करने से फंक्शंस की वैल्यूज़ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो इस टाइप से सिमिलरली यही बात अगर हम मान लिया सीक्वेंस में करें तो सीक्वेंस भी क्या है, सीक्वेंस भी क्या है दोस्तों, सीक्वेंस भी आपका एक मान लिया फंक्शन है। सीक्वेंस भी दोस्तों आपका एक फंक्शन है। तो जब फंक्शन है तो इसका मतलब उसमें भी अगर जो आपका मान लिया जो n होता है, जो उसका मान लिया डोमेन होता है n की वैल्यू हम कितनी भी इंक्रीज करें या मान लिया बढ़ाते जाएं, जो फंक्शन हो उसमें एक ही वैल्यू दे। तो इस टाइप्स का जो आपका मान लिया सीक्वेंस होता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे मान लिया दोस्तों एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लिया कोई आपका सीक्वेंस कुछ इस टाइप का सीक्वेंस है कि 1 1 1 इस टाइप से आपको वैल्यू देता चला जा रहा है। या दूसरा सीक्वेंस लूँ कि वो मान लिया 3 3 3 3 इस टाइप एक फिक्स्ड वैल्यू, या मैं मान लूँ कि b, ठीक है, इस टाइप से वैल्यू देता चला जा रहा है कि मान लिया जैसे ये फर्स्ट टर्म है f1, ये सेकेंड टर्म है f2, ये थर्ड, इस टाइप से हम मैं क्या फंक्शन मान लिया जो पोजीशंस है उसको तो मैं इंक्रीज कर दूँ। फर्स्ट पोजीशन में भी मान लिया बी दे रहा है, सेकंड पोजीशन पे फंक्शन की वैल्यू मान लिया बी दे रहा है, थर्ड पोजीशन में फंक्शन की वैल्यू भी बी दे रहा है। दैट मीन्स हम मान लिया पोजीशन कुछ भी चेंज करते जाएं, जो मान लिया वैल्यू आएगी वो एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है। तो इस टाइप्स का जो सीक्वेंस होता है दोस्तों उसे हम कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं, उसे हम दोस्तों कांस्टेंट सीक्वेंस को तो चलिए दोस्तों कांस्टेंट सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। तो कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है, तो इसके लिए लेते ए सीक्वेंस fn defined by fn = k for n belongs to set of नेचुरल नंबर्स। अब दोस्तों यहाँ पर हम अगर देखें f1 = भी k आएगा, f2 = भी k आएगा, f3 = भी k आएगा, ठीक है। दैट मीन्स n की हम कुछ भी वैल्यू रखते जा रहे हैं, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3, एक हमें यूनिक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू ही ऑब्टेन हो रही है k, ठीक है। तो दैट मीन्स इस टाइप्स का जो आपका सीक्वेंस होता है उसे दोस्तों हम बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ए फंक्शन डिफाइंड बाई fn = k is called कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। अब हम कांस्टेंट सीक्वेंस के बाद दोस्तों बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है दोस्तों
कि बाउंडेड क्या होता है कि होता क्या है कि दोस्तों हर आदमी के लाइफ में कुछ ना कुछ बाउंड्री होती है, ठीक है। जैसे मान लिया स्टूडेंट हैं तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे अंदर अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनका बाउंडेशंस होता है, ठीक है। कॉलेज में जाते हैं तो जो टीचर्स होते हैं उनका हमारे ऊपर बाउंडेशंस होता है, और ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी पर्सन्स है उसके हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ बाउंडेशंस होते हैं। वैसे भी दोस्तों जो ये सीक्वेंस है, इसी प्रकार जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में भी इसमें बाउंडेशंस होते हैं। अब देखो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि बाउंडेशंस में भी क्या है ना कि ये बाउंडेशन कभी भी वन साइडेड बाउंडेशंस नहीं हो सकता है। कि मान लिया क्या हो गया कि मान लिया आपको घर में तो आपका बाउंडेशंस है, पर कॉलेज में आपका बाउंडेशंस है, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो क्या है ना आप क्या है आप मान लिया भटक भी सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बाउंडेशन होना चाहिए दोनों साइड से होना चाहिए, एक वन साइडेड बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। बाउंडेशन का मतलब यह है कि आप मान लिया दोनों साइड से आप बाउंडेड हो, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों हम अगर जो बाउंडेड सीक्वेंस की जब बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाउंडेड सीक्वेंस चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस दोस्तों स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंडेड एबव की, ठीक है। तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस, ठीक है। बाउंडेड एबव सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले तो इसकी मान लिया डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव हो, दैट मीन्स आगे से बाउंडेड हो। दैट मीन्स कोई भी सीक्वेंस हो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद उस जो फंक्शन उसकी वैल्यू क्या हो जाए उससे या तो मान लिया या तो उसके बराबर हो या उससे छोटी हो, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस डिफाइन करने से पहले देखिए दोस्तों, जैसे ये है कि मैं डिफिनीशन ए सीक्वेंस एफ एन इज सेड टू बी ए बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट। ये दोस्तों ये जो सिंबल होता है इसकी मीनिंग होती है, ये एक ग्रीक सिंबल है जिसकी मीनिंग होती है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के और सच दैट, ठीक है। ये एस टी का शॉर्ट फॉर्म है सच दैट एफ एन लेस आर इक्वल टू के फॉर ईच n belongs to कैपिटल N, दैट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स आपको एक ऐसा रियल नंबर्स मिल जाए, ठीक है, जिस पर जो आपके जो मान सीक्वेंस का जो फंक्शन है उसकी सारी वैल्यू, ठीक है, इस के से छोटी हो जाए। तो इस टाइप्स का जो सीक्वेंस होता है दोस्तों उसे हम बाउंडेड एबव सीक्वेंस बोलते हैं। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड फ्रॉम एबव, ठीक है, आगे से मान लिया इसकी बाउंड्री है, ठीक है ना। अब इसका छोटा सा दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दोस्तों ये फॉर ईच वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं हम, एन की कोई भी वैल्यू, ठीक है, चाहे F1 हो, F2, F3, F3 सारे जितने भी मान लिया एन की प्रत्येक वैल्यू के जो फंक्शन की वैल्यू है वो ऑलवेज के से छोटी हो। अब देखो दोस्तों अगर इसमें से कम एक भी ऐसा नंबर आपको मिल जाता है p, ठीक है, एक ही है आपको नंबर मान लिया एन में कोई एक ऐसा नंबर मिल जाता है p और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपको सीक्वेंस की वैल्यू आ रही है fp, अगर वो ग्रेटर देन के हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा आपका f1, मैं एटलीस्ट 1 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ गुरुदो, एटलीस्ट 1 पॉइंट्स, कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसमें क्या हो जाए कि fn p इज ग्रेटर देन के हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपका फंक्शन fn है वो आपका बाउंडेड एबव नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ fn, ये अब मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ कुछ इस टाइप से कि मान लिया ये आपका सीक्वेंस है -1 -2 -3
इस टाइप से डॉट डॉट। दैट मीन्स ये क्या है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स का एक हम वाले सीक्वेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोस्तों क्या है, एक नंबर यहाँ पर है -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस केस में आपका क्या हो जा रहा है दोस्तों, एक ऐसा नंबर आपको मिल रहा है -1, ठीक है, एक ऐसा नंबर आपको मिल रहा है -1 एक दोस्तों एक ऐसा नंबर मिल जा रहा है जिसके बाद जो आपका ये सीक्वेंस है, ठीक है, जो इसके बाद जो इसके ये जो सीक्वेंस है, जितने भी इसके पॉइंट्स है -1 -2 या तो ये इसके इक्वल हैं या इससे छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Fn फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ, यहाँ पर एक ऐसा हमें -1 मिल जा रहा है इस वाले सीक्वेंस में जिसमें Fn की जो सारी वैल्यू है, जैसे ये -1 है ये इसके इक्वल है, -2 है ये इससे छोटा है, -3 है ये इससे छोटा है। तो इस केस में ये जो फंक्शन है, ये वाले जो सीक्वेंस है, ये आपका क्या है, बाउंडेड एबव है फ्रॉम the value is -1. That means this function, this sequence is bounded above from -1, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हो गई दोस्तों आपके मान बाउंडेड एबव की डिफिनीशन। सिमिलरली दोस्तों हम बात करते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों। अब जैसे इसमें क्या था कि ये वाले दोस्तों क्या था कि Fn इज लेस आर इक्वल टू के था, ठीक है। तो इसका ये थोड़ा अपोजिट है, दैट मीन्स ए सीक्वेंस Fn is said to be bounded below if there exists a real number small k such that this is the k less or equal to f of n, ठीक है, for each n belongs to n, ठीक है। दैट मीन्स दोस्त इसमें क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन जो Fn है आपका, Fn n की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो फंक्शंस की जो वैल्यूज़ होंगी उसमें एक कोई ऐसा नंबर हमें रियल नंबर्स मिल जाए जिसमें उस फंक्शन की ये जो फंक्शंस की जो वैल्यूज़ है या तो k के इक्वल हो जाएं या k से अधिक हो जाएं, ठीक है। और इसमें देखो दूसरी तरह से अगर इसमें एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिल जाए आपको, मान लेते हैं हमें Q एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, उस केस में क्या हो जाए, ये जो फंक्शंस की वैल्यू है उस पॉइंट में जो फंक्शंस की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन अगर स्मॉल के हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका फंक्शन होगा Fn वो आपका बाउंडेड बिलो नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक से अधिक तो बात, कम से कम एक ही पॉइंट मिल जाए जिसमें FQ इज इक्वल टू के, FQ लेस आर इक्वल टू के हो जाए, तो ये फंक्शन आपका बाउंडेड बिलो नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं दोस्तों Fn इज इक्वल टू, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, Fn इज इक्वल टू 1 2 3 4। दैट मीन्स मैं एक मतलब ये कंसीडर कर रहा हूँ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है या पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हमें एक नंबर मिल जा रहा है 1, ठीक है। 1 एक ऐसा नंबर मिल जा रहा है जो क्या है, उसमें अब ये जो वाले सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की जितनी भी वैल्यू हैं ये 1 के या तो इक्वल हैं या उससे अधिक हैं, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। जैसे क्या है, ये 1 है, इसका जब वाले
फर्स्ट पोजीशन पे जो इसकी वैल्यू 1 है, ये क्या है 1 के इक्वल है। 2 क्या है 1 से अधिक है। 3 क्या है 2 इज ये भी मान लिया 1 से अधिक है। तो इस टाइप्स का जो सीक्वेंस आपको मिला है, इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो फ्रॉम 1। ठीक है, तो देखिए दोस्त यहाँ पर, और एक चीज़ दोस्तों मैं थोड़ा बताना भूल गया, इसमें ये जो मान लिया आपका ये जो -1 है ना, इसको हम बोलते हैं अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, ये जो मान लिया ये -1 जो आया है, ये सीक्वेंस का क्या है, दिस इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। और यहाँ पर ये जो 1 आया है, इस 1 को हम बोलते हैं लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये हम माले जब हम माले सेट कर रहे थे, तो उसमें हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, अब इसका मतलब दोस्तों उसमें और भी होता है कि लीस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर सेट में लीस्ट अपर बाउंड्स और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, पर यहाँ पर उसकी हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसको दोस्तों हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो दोस्तों देखो, अब हमने बाउंडेड एबव सीक्वेंस कर लिया और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, तो दोस्तों बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हमें क्या चाहिए कि जो आपका सीक्वेंस है उसको हम बाउंडेड तब बोलेंगे जब वो क्या हो, बाउंडेड एबव हो और बाउंडेड बिलो हो। तो बाउंडेड सीक्वेंस, दैट मीन्स बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं ए सीक्वेंस fn is said to be bounded sequence if it is bounded above as well as bounded बिलो। ठीक है, तो एक जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोलेंगे, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी द बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। तो इस तो दोनों अगर इक्वेशन मतलब हम कंक्लूजन निकालें तो आपको कंक्लूजन क्या निकला कि जो FN होगा आपका, FN इज मान लिया ग्रेटर आर इक्वल टू स्मॉल के और लेस आर इक्वल टू कैपिटल के, वेयर फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर मान लिया हमने जो दोनों से कंक्लूजन निकाला तो ये आपको निकल के आया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, ये जब ये बाउंडेड एबव फ्रॉम के एंड बाउंडेड बिलो फ्रॉम स्मॉल के। अब देखो इसी डिफिनीशन से हम आगे इसको देखो फाइनली डिफाइन करते हैं दोस्तों कि बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूँ और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए सीक्वेंस FN is said to be bounded if there exist two real numbers, स्मॉल k एंड कैपिटल K। यहाँ पर क्या होगा, जो स्मॉल k इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल K सच दैट FN इज लेस आर इक्वल टू K एंड FN इज ग्रेटर आर इक्वल टू स्मॉल k फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। ठीक है ना दोस्तों, और या इसको एक दूसरी तरह से इसको फाइनली माले और भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके हमें कैसे कि ए सीक्वेंस
a sequence fn is said to be bounded if there exists a positive real number such that mod of fn is less or equal to m for n is belongs to set of नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इस टाइप से वन टर्म से अगर इसको डिफाइन करें तो इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, ये वाली जो डिफिनीशंस है, ये वाली और जो आपकी ये वाली डिफिनीशंस है, बोथ क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट। इसको दोस्तों हम इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे कि दोनों जो मतलब डिफिनीशंस है ये और ये वाली बोथ आर इक्विवेलेंट। चलिए दोस्तों, अब हम एक बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारा सीक्वेंस है एफ एन इज इक्वल टू दिस इज द -1 की पावर n। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है इसमें क्या है, दिस इज द -1 -1 और ये आपका 1 इस टाइप से है। ठीक है, तो इसका देख रहे हैं दोस्तों, जो ये इसका जो आपका लोअर बाउंड है ये -1 है और जिसका अपर बाउंड है ये 1 है। तो दैट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस है एफ एन इज बाउंडेड बिटवीन -1 to 1। तो इसीलिए ये जो आपका सीक्वेंस है ये आपका क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, एक ऐसा सीक्वेंस लेते हैं जो बाउंडेड। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि दोस्तों देखो, किसी भी सीक्वेंस को, जैसे हमने बताया कि किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड होने के लिए, ठीक है, उसको बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे दोस्तों जो मैंने ये वाला जो एग्जाम्पल लिया था आपका एफ एन इज इक्वल टू -1 to n, ये जो आपका मतलब जो एग्जाम्पल है ये आपका बाउंडेड एबव तो है दोस्तों, बट इट नॉट ए, बट ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड मतलब दोस्तों एबव तो है पर बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड क्यों नहीं है, इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, क्यों नहीं बाउंडेड है दोस्तों, क्योंकि ये बाउंडेड आपका बिलो नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जो दोस्तों हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, ये जो एग्जाम्पल है, ये आपका ये जो सीक्वेंस हमने एग्जाम्पल लिया है ये आपका बाउंडेड बिलो तो है बट नॉट बाउंडेड। बाउंडेड क्यों नहीं है, बाउंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये बाउंडेड बिलो तो है पर बाउंडेड एबव नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका अनबाउंडेड है और ये वाला भी आपका अनबाउंडेड है। ठीक है, और ये जो हमने अब सेट लिया है ये आपका क्या है, ए बाउंडेड है। अब एक और एग्जांपल मैं दोस्तों लेना चाहता हूँ, एफ एन इज इक्वल टू कुछ इस टाइप्स का कि -1 की पावर n इंटू n। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये कुछ इस टाइप से आएगा कि जब आपका n इज इक्वल टू 1 होगा तो -1 आएगा, जब n इज इक्वल टू आपका 2 होगा, जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो ये क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ठीक है, और जब n इज इक्वल टू 3 होगा दोस्तों तो ये आएगा -3। जब n इज इक्वल टू आपका 4 होगा तो दोस्तों ये आएगा 4 आएगा, और जब ये इसमें n इज इक्वल टू 5 होगा तो ये -5 आएगा। अब ये जो सीक्वेंस है, ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ये कुछ सीक्वेंस कुछ इस टाइप से आएगा। मतलब एक में क्या करता हूँ, माइनस वाले ले लेता हूँ और एक में पॉजिटिव साइन वाले लेता हूँ। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ कि -1 -3 -5 डॉट डॉट कॉमा, आगे से मैं लिख देता हूँ दिस इज द 2 4 6। ठीक है, इस टाइप से। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, या अगर इस सीक्वेंस की बात करूं, ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये आपका
दोस्तों ना तो अब ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस ना तो आपका बाउंडेड एबव है प्रॉपरली, ना तो बाउंडेड बिलो है, ठीक है। तो ये इसका मतलब फाइनली क्या होगा, ये आपका नॉट बाउंडेड है, नॉट बाउंडेड है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड एबव, नॉट बाउंडेड बिलो, क्योंकि ना तो दोस्तों इसका कोई मान लिया स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स मिल पा रहा है, ना तो इसका कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स मिल पा रहा है, ठीक है ना। कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं मिल पा रहा, ना तो इसमें कोई स्मॉलेस्ट एक के मिल पा रहा है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, ना तो इसमें एक कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स कुछ इस टाइप्स का मिल रहा है जो एफ एन इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल के हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस है आपका दोस्तों, ये आपको नाइदर बाउंडेड अबव नॉर ए बाउंडेड बिलो, ठीक है, और अनबाउंडेड तो है ही है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बाउंडेड मतलब सीक्वेंस के बाद अब स्टार्ट करें मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। ये दोस्तों ये मोनोटोनिक सीक्वेंस में क्या है ना, सब हम मतलब दो तरह के मतलब सीक्वेंस की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और एक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और एक बात करेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो सब मतलब उससे पहले क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल जो अभी तक मैं लेता रहा हूँ। मतलब जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, ये दिस इज़ द 1 2 3 4 इस टाइप से। दैट मीन्स मैं एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये F1 है, जो सेकंड टर्म है ये F2 है, और जो थर्ड टर्म है ये F3, और ये जो फोर्थ टर्म है ये दिस इज़ द F4। तो दोस्तों इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा F1 है, F1 क्या है, F2 से छोटा है, जो F2 है F3 से छोटा है, और जो F3 है ये F4 से छोटा है। तो इस टाइप से हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है जिसमें क्या हो जा रहा है कि जो मान लिया जो पीछे वाला पद है वो आगे वाले पद से छोटा है। दैट मीन्स यहाँ से एक हम रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं कि दैट मीन्स Fn इज लेस आर इक्वल टू Fn प्लस 1, ठीक है, और फॉर ईच n इज बिलोंग्स टू n, ठीक है। अगर इस टाइप का आपका कोई सीक्वेंस है, इस टाइप का कोई सीक्वेंस मिल रहा है, यहाँ से हमें रिलेशन मिला है Fn लेस आर इक्वल टू Fn प्लस 1 फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस टाइप का जो आपको रिलेशन ऑब्टेन हो रहा है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं, इस टाइप का जो आपका सीक्वेंस होता है उसे हम बोलते हैं मोनोटोनिकली, ये सॉरी इसमें मतलब इक्वल इंक्लूड नहीं है इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर मुझे मोनोटोनिक है तो इसका मतलब अगर मुझे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन करने के लिए ए सीक्वेंस Fn इज said to be monotonically strictly monotonically increasing if Fn less or equal to Fn plus 1 for each n belongs to n। और जिसका एग्जांपल मैंने ये दिया, एक पॉजिटिव आपका इंटीजर्स नंबर का सीक्वेंस है, ये आपका क्या है, मोनोटोनिकली आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये हो गया आपका ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के। तो इसके लिए मैं इसी के सिमिलर एक एग्जांपल टेक कर रहा हूँ, Fn इज इक्वल टू -1 -2 -3 ... इस टाइप का।
तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है दैट मीन्स F1, ये जो सेकंड टर्म है F2 और ये जो थर्ड टर्म है F3। इसमें क्या दोस्तों रिलेशन मिला है, इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये आपका ग्रेटर है सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म जो है वो ग्रेटर है थर्ड टर्म से, इस टाइप से आपको मिला है। तो यहाँ से हमें क्या एक रिलेशन ऑब्टेन हो रहा है कि जैसे जैसे मान लिया आपकी जो मान लिया पोजीशन चेंज होती जा रही है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है, जो अगर आपकी पोजीशन बढ़ रही है तो वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है वैसे वैसे वैल्यू घट रही है। ठीक है, तो इससे हमें एक रिलेशन मिलता है कि दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जा रहा है आपका कि Fn this is the Fn is greater or equal to Fn plus 1 for each n belongs to set of नेचुरल नंबर्स। तो इस टाइप का जो आपका सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर मैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस डिफाइन करूँ तो दैट मीन्स मोनोटोनिक सीक्वेंस Fn is said to be monotonically decreasing, स्ट्रिक्टली, हर बार मैं भूल जा रहा हूँ, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इफ Fn is greater or equal to Fn plus 1 for each n is belong to set of नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल तो हमने दे दिया है कि एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल इज द दैट मीन द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस की, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, ये जो मोनो स्ट्रिक्टली में था स्ट्रिक्टली साइन लगा हुआ था, यहाँ पर क्या होगा मोनोटोनिक में क्या होगा, आपका जो साइन होगा वो आपका इक्वल साइन भी इंक्लूड हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे Fn इज इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल लिया, इस टाइप का सीक्वेंस है मेरा 1 1 2 3। ठीक है, इस टाइप्स का एग्जांपल है कि क्या हो कि कुछ टर्म इसके इक्वल्स हो। तो जैसे ये मेरा फर्स्ट टर्म है F1, ये मेरा सेकंड टर्म है F2, ये टर्म है F3 और ये हमारा टर्म है F3। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि जो F1 है, F1 तो F2 के इक्वल है। ठीक है, बट ये क्या है, ये F3 है लेस देन F4 है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ टर्म ऐसे हैं जो इक्वल्स भी हैं और आगे वाले टर्म, तो इसका मतलब जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ टर्म पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है कि इसमें कुछ टर्म आपके इक्वल्स भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये आपका बन रहा है Fn इज लेस और इक्वल टू Fn प्लस 1। ठीक है, इज n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस टाइप का जो आपका सीक्वेंस होता है, द सीक्वेंस इज नोन एज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों हम मोनोटोनिक मान लिया डिक्रीजिंग सीक्वेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, उसमें क्या है, दैट मीन्स ए सीक्वेंस Fn is said to be monotonically decreasing if Fn greater or equal to Fn plus 1 for n belongs to H। तो इसमें ये है कि जैसे जैसे मान लिया आपकी पोजीशन बढ़े पर वैसे वैसे आपकी फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जाए। एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल है Fn इज इक्वल टू, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ -1 और यहाँ पर कुछ टर्म आपके इक्वल ही हों, दिस इज द मान लिया -2 -3 इस टाइप से।
तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट टर्म है F1, ये मेरा सेकंड टर्म F2, दिस इज़ द F3 और ये F4। तो इसमें देखो दोस्तों क्या कंडीशन मेरा, ये जो F1 F2 है हमारे जो टर्म, ये दोनों इक्वल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो आपका F2 है, F2 और F1 क्या है, ग्रेटर देन F3 है, F3 क्या है, F3 इज़ ग्रेटर देन F4 है, इस टाइप से आ रहा है। तो इसमें हमें एक रिलेशन ऑप्टेन, इस टाइप का रिलेशन ऑप्टेन हो रहा है, दैट मीन्स Fn इज़ ग्रेटर और इक्वल टू Fn+1, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इक्वल्स भी इंक्लूडेड है, दैट मीन्स इसे क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। तो देखो अब बात आती है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। मोनोटोनिक, अब बात करते हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए क्या है दोस्तों, कि अगर कोई आपका सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने बाउंडेड में बात की थी कि बाउंडेड में क्या होता है कि फंक्शन आपका कोई सीक्वेंस बाउंडेड तभी हो जब आपका ये बाउंडेड एबव हो और बाउंडेड बिलो हो। पर यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो भी उसको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो या स्ट्रिक्टली में बात करेंगे, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ तो स्ट्रिक्टली में बात करेंगे तो या तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, दोनों होना जरूरी नहीं है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, ए सीक्वेंस Fn इज सेट टू बी monotonic if either it is monotonically increasing और डिक्रीजिंग, दोनों में से कोई हो, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली में बात करेंगे तो यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली यूज़ कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका अब जैसे अब इसमें कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने ये कोई दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इस टाइप का n², ठीक है। तो इसमें कैसे टर्म आपके होंगे, 1², 2², 3², इस टाइप से। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो आपका मिला 1, 4, 9, इस टाइप से आपको एक सीरीज ऑब्टेन हो रही है। इसमें ये मेरा फर्स्ट टर्म है F1, ये मेरा सेकंड टर्म है F2 और ये मेरा थर्ड टर्म है F3। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके मान लिया नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर जा रही है। दैट मीन्स ये क्या है आपका, ये है आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। इसको मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका कोई फंक्शन कुछ इस टाइप का है कि मैं मान लेता हूँ कि दिस इज द आपका एक कोई फंक्शन है n⁻⁻3, ये आपका फंक्शन है Fn = n⁻3 और इसके जो टर्म आ रहे हैं ऐसे -1⁻3 सॉरी इस टाइप का सारे माइनस है। दिस इज द -1⁻3 -2⁻3 -3 मान लिया 3 डॉट इस टाइप से। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये हमारा F1 है, ये मेरा F2 है, ये मेरा F3 है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि जो मेरा ये F1 है ये ग्रेटर देन F2 है, F2 ग्रेटर देन है, इस टाइप से ये आपको एक सीक्वेंस ऑब्टेन हो रहा है। तो इन दिस केस आपको ये क्या है, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, स्ट्रिक्टली आपका मोनोटोनिकली आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या क्लियर होगा कि अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस, तभी मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या है कि ए सीक्वेंस इज टू द मोनोटोनिक इफ आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।